हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका एनसीईआरटी कैंप पे। मेरा नाम है अमित और आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3। इसके पहले पार्ट 1 हम रिकॉर्ड करा था, बहुत से टॉपिक्स कवर करे थे। उसमें पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, करंट क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, किन 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 फैक्टर्स पे डिपेंड होती है, वो पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, सीरीज कनेक्शन क्या होता है, सब कुछ बात करा था। अभी तो बता नहीं सकता मैं सब कुछ डिटेल में, बस इतना बता सकता हूँ कि लिंक डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक करो। अभी जाके चेक करो, दोनों के लिंक डाल रहा हूँ, उन दोनों को देखने के बाद इसको देखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज समझेंगे अलग अलग टॉपिक्स। ये हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा, ठीक है। इसके पहले दो तो कर चुके हैं, ये लास्ट लेक्चर है। देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। और साथ साथ में क्या करूंगा, टेलीग्राम के, फेसबुक, इंस्टाग्राम के तीनों के लिंक डाल दूंगा। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स होंगे यहाँ पे आओ, हमसे इंटरेक्ट करो, वन ऑन वन सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे आपके। टॉपिक्स की बात करते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आज देखेंगे। ज्यादा कुछ तो बचा नहीं देखने को, पहले तो बहुत कुछ कवर कर चुके हैं। आज क्या देखेंगे, हीटिंग इफेक्ट क्या होती है। जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो कितना हीट बन रहा होता है उसको देखेंगे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी देखेंगे, जो हीटिंग इफेक्ट होती है उसे कहाँ कहाँ यूजेस है उसे कवर करेंगे। फिर जो हीटिंग इफेक्ट है, जो हीट बन रही होती है जब करंट फ्लो कर रहा होता है किसी कंडक्टर से, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, जो हीट बन रही है कितनी बन रही है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, सब कुछ आज बात करेंगे। फिर देखेंगे पावर क्या होती है, ये पावर क्या है, किस फैक्टर पर डिपेंडेंट है, और इसकी यूनिट क्या होती है, सब कुछ जो है ना आज देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर बात करा गया है वर्क डन की, हमने पहले भी देखा है। वर्क डन क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ मूविंग अ चार्ज क्यू थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी। जो चार्ज क्यू का मूवमेंट हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस वी के अक्रॉस, उस समय जो वर्क डन हो रहा है उसको बोलते हैं वी क्यू। पहले भी निकाल चुके वैल्यू, तो वर्क डन इज इक्वल टू वी क्यू। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू क्या है, चार्ज। यहाँ पे पावर की बात करते हैं, पावर क्या होती है, पावर इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना काम करा गया है उसको बोलते हैं पावर। इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, वी क्यू अपॉन टी, और इसको सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, वी इंटू आई। ठीक है, तो वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, आई क्या है, हमारी करंट। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां बताया गया है एनर्जी की बात करेंगे। एनर्जी क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। कितना एनर्जी बन रहा है आपका करंट सर्किट के अंदर, वो डिपेंड करेगी पावर पे, कितना पावर बन रहा है, कितने समय के लिए बन रहा है वो पावर, उन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा एनर्जी। और इसकी वैल्यू कितनी आती है, वी आई टी। ठीक है, पावर का हो गया वी इंटू आई, और टाइम तो आपके पास है ही, तो टोटल हो गया एनर्जी इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी। यहां पर देखो क्या बात करा गया है, व्हाट हैपेंस टू दिस एनर्जी एक्सपेंडेड बाय द सोर्स। ये जो एनर्जी बन रही होती है इसका होता क्या है बेसिकली। देखो बात करें इलेक्ट्रिक बल्ब्स वगैरह की बात करें, उसमें हो क्या रहा होता है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। उसके बाद जो केमिकल एनर्जी बनी, दैट केमिकल एनर्जी गेट कन्वर्ट इनटू किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही होती है ना, इधर देखो, दिस एनर्जी गेट्स डिसिपेटेड इन द रजिस्टर एट हीट। तो केमिकल एनर्जी से बना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होता है हीट में। तभी तो आपको गर्मी महसूस होती है ना। जब भी किसी बल्ब में से आप देखो हीट पास कर रही हो, तो कुछ समय बाद देखना कि बल्ब गर्म हो जाती है। तो केमिकल एनर्जी चेंज हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड फर्दर इट गॉट चेंज टू हीट। ठीक है ना। और ये जो हीट बन रही है उसकी वैल्यू क्या होती है, वी आई टी। इसको याद कर लो, यहां से न्यूमेरिकल्स बनेंगे आगे, वो सब कवर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ, अगर हम इसको सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ, इसमें लगा दे ओम्स लॉ, तो कितना हो जाएगा, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। देखो ये वैल्यू यहां से क्या निकल के आई थी, एच इज इक्वल टू वी आई टी। हमको पता है वी इज इक्वल टू आई आर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। और ये जो वैल्यू निकल के आ रही है कौन सी, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हाँ भैया, इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और कुछ नहीं है। तो देखो अगर मैं बात करूं कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग किन किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, इक्वेशन पकड़ लो और यहां से आंसर बता दोगे। देखो करंट दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है, टाइम। इसका मतलब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज डिपेंडेंट अपॉन द स्क्वायर ऑफ द करंट। अगर करंट को 2 गुना करोगे तो आपकी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, अगर करंट को 4 गुना करोगे तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपकी 16 गुना हो जाएगी। समझ में आ रहा है, तो क्या हो रहा है, उसका स्क्वायर है। इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द रेजिस्टेंस, डायरेक्टली डिपेंडेंट, एंड ऑल्सो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो या तो टाइम बढ़ाते जाओ, ठीक है, जो अभी करंट फ्लो कर रही है, करंट फ्लो करने का समय बढ़ा दो, कि धीमे धीमे यहाँ पे करंट फ्लो कर रही, समय ज्यादा लग रहा है आपको, रेजिस्टेंस बढ़ा दो, बहुत ज्यादा ओम का रेजिस्टेंस लगा दो, या करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ा दो, तो तीनों ही बढ़ाने से क्या होगी, आपकी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग दैट इज एच की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करें, कहां कहां यूज आता है, तो बहुत जगह इसकी यूज है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के। ठीक है, यहां कुछ देख लो, आयरन की बात करी गई है, टोस्टर की बात करा गया है, ओवन, केटल, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटर, ये हर जगह पे ऑलमोस्ट एवरी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में आपकी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एप्लीकेबल है। हाँ बिल्कुल एप्लीकेबल है। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या बात करा गया है। देखो मैंने आपको पहले बताया, और यहाँ पे वही सेम चीज लिखा गया, इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या हो रहा होता है,
केमिकल एनर्जी से बना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या बनाता है, हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी से क्या मिल गया, लाइट एनर्जी, लाइट निकला ना बल्ब में से, तो केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल से हीट, और हीट से क्या मिल गया, लाइट, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। फिलामेंट की बात करें, आप सबको पता है कि फिलामेंट कौन सा यूज हो रहा होता है आपके बल्ब वगैरह में, टंगस्टन का, बिल्कुल, टंगस्टन क्या है, मेटल, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है टंगस्टन की, दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड एज अ फिलामेंट इन बल्ब। देखो यहाँ पे 3380 सेंटीग्रेड, इतनी ज्यादा उसकी टेम्परेचर होती है मेल्टिंग पॉइंट की, मतलब जब तक उसको इतना टेम्परेचर ना मिले तब तक वो पिघलेगा ही नहीं, और बल्ब में तो इतना मिल ही नहीं पाता है, इतना ज्यादा कहां से मिलेगा, ठीक है, तो उससे टंगस्टन पिघलता ही नहीं है, एंड बिकॉज पिघलेगा नहीं तो मतलब क्या, अच्छे से हमको क्या प्रॉपर्ली बल्ब को वर्क करने में मदद करेगा, ठीक है। फिलामेंट वगैरह की बात करें, आगे बढ़ते हैं, चलो यहाँ पे देखो कुछ और लिखा हुआ है सेकंड पैरा में, द फिलामेंट मस्ट रिटेन एज मच ऑफ द हीट जनरेटेड एज पॉसिबल। तो फिलामेंट क्या चाह रहा है, देखो जो भी हीट बन रही होती है ना, जो एनर्जी कन्वर्जन के बाद जो हीट निकल के आ रही है, तो फिलामेंट क्या सोच रहा होता है कि मैं जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना मैं हीट रिटेन कर लूं, क्योंकि जितनी ज्यादा हीट रिटेन करेगी वो, उतना ज्यादा उसको ग्लो करने में, हॉटनेस होने में मदद मिलेगी। तो देखो थोड़ी बहुत तो हीट एमिट होगी, बिल्कुल ऑब्वियसली एमिट होती है, लेकिन कोशिश करता है हर फिलामेंट कि जितना ज्यादा हो सके हीट को मैं एब्जॉर्ब करूं, उसको रिटेन कर लूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो यहां बात कर रहे हैं अब गैसेस की बात करते हैं, कौन कौन से गैसेस फिल कर जाते हैं बल्ब में। दो गैस की बात करेगा, ये कौन से, नाइट्रोजन और आर्गन। ये दोनों कैसे होते हैं, देखो नाइट्रोजन की बात करें, इसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर विद हेल्प ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स, और ट्रिपल बॉन्ड भैया इतने स्ट्रांग होते हैं कि टूटते ही नहीं है, उनको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी देनी पड़ती है, और उतनी एनर्जी मिलती ही नहीं है, टूटेगा कैसे। तो नाइट्रोजन यूज करते हैं, साथ में आर्गन गैस का यूज करते हैं हमारे, ठीक है। आर्गन गैस, आर्गन क्या है हमारा, ये एक तरह का हमारा, ये क्या है, अनरिएक्टिव है। आर्गन गैस हमारा क्या है, एक तरह का अनरिएक्टिव गैस है, तो किसी के साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं, तो मतलब क्या, बहुत यूजफुल है ना, उसे नाइट्रोजन और आर्गन को यूज करते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। यहां देखो क्या बोला गया है, फ्यूज का बात करा गया है। अनदर एप्लीकेशन ऑफ जूल सीटिंग इज फ्यूज। आपने बहुत बार फ्यूज सुना होगा कि हम क्या करते हैं, सर्किट में फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूज क्या करता है बेसिकली, अगर आपने उसको लगा दिया ना सर्किट में, तो जब भी आपकी करंट ओवरफ्लो कर जाए, जरूरत से ज्यादा फ्लो कर जाए आपके सर्किट में, तो ये फ्यूज क्या करेगा, मेल्ट हो जाता है। मेल्ट हो गया तो क्या है, सर्किट ब्रेक, और सर्किट ब्रेक कर गया मतलब कि आपका फायर होने का, फायर कैच करने का खतरा खत्म। अगर आपने फ्यूज नहीं यूज करा होता ना, अगर किसी केस में अगर ओवरफ्लो हो गया करंट का, जैसे आपने सुना होगा शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, करंट ओवरफ्लो कर जाती है। देखो शॉर्ट सर्किट होने का कारण क्या है, आप अभी नहीं पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे जब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थोड़ा सा बता देते हैं अभी शॉर्ट सर्किट क्या होती है। उसमें क्या है, whenever a live wire touches a neutral wire, लाइव वायर को न्यूट्रल वायर से टच कर दो, तो उस केस में क्या है, आपकी ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट, जितना फ्लो करना चाहिए उससे ज्यादा फ्लो कर जाता है, तो यहाँ हो जाती है आपकी शॉर्ट सर्किट। और इसके कारण क्या, आपका एक्सेस करंट फ्लो करता है, और इसको रोकने के लिए, एक्सेस करंट फ्लो कर जाएगी तो क्या होगा, बहुत खतरा है ना। एक तो आपका सर्किट ब्रेक होगी, साथ साथ क्या, फायर कैच करने का भी यहाँ पे चांसेस बनता है। तो यूज करेंगे फ्यूज का, वो क्या करेगा, मेल्ट हो जाएगा, और सब जैसे ही मेल्ट हो गया मतलब क्या, सर्किट ब्रेक, वहां पे सर्किट ब्रेक, करंट फ्लो करेगा नहीं, और फायर लगने का खतरा हमारा बिल्कुल कंप्लीटली खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो यहां बात करेंगे, अ फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। जैसे अमीटर को लगाते हैं सीरीज में, वैसे लगाते हैं फ्यूज को भी सीरीज में। और आप देखोगे फ्यूज की अलग अलग वैल्यूज होते हैं, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, बाद में देखेंगे इसके बाद वाले स्लाइड में। तो आप देखोगे अलग अलग एम्पियर से क्या है, फ्यूज लगाए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा आपका अप्लायंस है सर्किट में। ठीक है, देखेंगे बाद में। यहाँ पे क्या बात करेगा, ये फ्यूज की बात करें तो फ्यूज के अंदर आपको पाया जाता है एक मेटल। आप देखोगे फ्यूज क्या है, एक ग्लास की तरफ देखने में होता है, उसके अंदर एक वायर होता है, बेसिकली एक सिंगल वायर है और मेटल का बना हुआ होता है। और वो वायर जो होती है ना, उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होनी चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा। देखो करंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगा तो हीट बहुत ज्यादा बनेगी, और बहुत ज्यादा हीट बनने से क्या होगा, इसको मेल्ट भी होना पड़ेगा। अगर मेल्ट होगा नहीं तो फिर काम का क्या। फ्यूज का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर जाए, बहुत ज्यादा हीट बन जाए, तो आप मेल्ट कर जाओ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे यूज करते हैं हम एल्यूमिनियम, कॉपर या लेड जैसे मेटल की फॉर मेकिंग दी वायर ऑफ द फ्यूज, ताकि क्या है, जब एक्सेस करंट फ्लो करे तो आप मेल्ट कर जाओ, और फ्यूज को क्या करो, वहीं पे सर्किट को ब्रेक कर दो, और फायर कैच करने का खतरा खत्म कर दो। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इफ अ करंट, वही बात है, फ्यूज वायर क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, एक्सेस करंट फ्लो करने से मेल्ट होती है, सर्किट ब्रेक, काम खत्म। आगे देखते हैं, देखो अ फ्यूज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस, घर वगैरह में यूज करते हैं ना, तो आप देखोगे घर में जो हम यूज करते हैं, फ्यूज लगाते हैं, जो भी अप्लायंस की बात करें, किसी भी अप्लायंस हमारी लगी हुई है, उसके साथ सीरीज में, लोड के साथ सीरीज में हमने क्या करा, फ्यूज लगा दिया, और अलग अलग वैल्यूज किए। देखो यहाँ पे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, और बहुत सारे होते हैं, तो अलग अलग एम्पियर्स की फ्यूज आते हैं, आपको मिल जाएगा, आराम से अवेलेबल होता है।
तो क्या है ना, आपने जिस तरह का अप्लायंस लगाया, लेट से अगर कोई आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो 2 एम्पियर करंट कंज्यूम करती है, तो उसी के साथ आपने क्या कर दिया, 2 एम्पियर का फ्यूज लगा दिया। अगर कोई अप्लायंस ऐसी है जो 10 एम्पियर करंट कंज्यूम करती है, तो 10 एम्पियर वाला फ्यूज आपने क्या करा, लगा दिया। क्योंकि आपको पता है ना सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, पहले पढ़ के आ चुके हैं, उसलिए बता रहा हूं कि आप जाके 2 लेक्चर देखो, बहुत कुछ बताया दोस्तों मैंने, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा, सीरीज कनेक्शन में क्या हो रहा होता है, करंट रिमेन सेम। अगर आपने 2-3 रजिस्टर लगाए हैं सीरीज में, तो करंट आपकी सेम आती है। तो एज बिकॉज करंट सेम होना है, तो फ्यूज भी तो सेम लगाना पड़ेगा ना। जितनी आपकी अप्लायंस कंज्यूम कर रही है करंट को, उसी के साथ लगाओ फ्यूज को जो सेम अमाउंट ऑफ करंट कंज्यूम करे। अगर आपने लगा दिया 12 एम्पियर का करंट और अप्लायंस है 10 एम्पियर का, काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर क्या है, फॉर एन इलेक्ट्रिकल आयरन, इलेक्ट्रिकल आयरन की बात करिए तो क्या करता है, इट कंज्यूम्स बहुत ज्यादा पावर। कितना, 1 किलोवाट का पावर। देखो पावर अभी बात नहीं करें, बाद में देखेंगे पावर क्या होता है, अभी समझ लो थोड़ा सा बस। पावर इसमें क्या बात करेगा, इलेक्ट्रिकल आयरन कंज्यूम्स 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर एंड ऑपरेट्स एट 220 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक आयरन की बात करें, उसमें से क्या हो रहा होता है, 4.54 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था उसके अंदर से। तो अगर लेट से अगर किसी केस में ऐसा हो गया कि इलेक्ट्रिकल आयरन में से ज्यादा करंट फ्लो करने लगा, मतलब 4.54 उसको चाहिए, अब इससे ज्यादा फ्लो कर गया, जैसे मैंने बात करा शॉर्ट सर्किट के केस में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ लगा दिया मैंने फ्यूज। मैंने पहले से फ्यूज लगा के रखा है, कौन सा, 5 एम्पियर का। एज बिकॉज ये कंज्यूम कर रहा है 4.54 एम्पियर, तो इसके आसपास का मतलब 5 एम्पियर के फ्यूज लगा दिया, ताकि क्या, जब भी शॉर्ट सर्किट वगैरह हो, एक्सेस करंट जब भी फ्लो करना हो, तो ये फ्यूज पहले से क्या हो जाए, सचेत होकर क्या हो जाए, सर्किट को ब्रेक कर जाए, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। अब बात करते हैं पावर की। पावर क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। और बोल सकते हो द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, कि कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, कितना एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है, इसको ही पावर बोलते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट की बात करें, यहां पर देखो क्या बताया गया, पावर इज इक्वल टू वी आई। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, आई क्या है, करंट। इसका और फॉर्मूला देखो यहां से, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। देखो ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल टू आई आर, यहां से क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। और एक और क्या बन जाएगा, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर आई, वी स्क्वायर आर। आई क्या होता है, वी अपॉन आर, तो अल्टीमेटली पावर कितना मिल जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, चलो। ऐसा यूनिट की बात करें, आपको पता है पावर जो होती है, पावर उसकी ऐसा यूनिट क्या है, वॉट। अगर बात करें वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, याद है ना, मैंने बताया था कितनी होती है, जूल। अगर बात करें हम लोग चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है, कूलम। बिल्कुल। तो आप जो है ना इस ऐसा यूनिट्स को भूलना मत, ठीक है, इसको याद रखो, क्योंकि आप जब न्यूमेरिकल्स करोगे ना आगे, तो आप देखोगे वैल्यूज तो सही आ गए, लेकिन अगर ऐसा यूनिट गलत डाल दिया ना, तो वहां पे तो आपका एक मार्क काट लेता है, ठीक है ना। इसका आपको खासा ध्यान रखना है। तो पावर की बात करेंगे तो इसकी यूनिट होती है वॉट। आपसे पूछेगा वॉट का डेफिनेशन बताओ, आप बोलोगे ये तो क्या होती है, तो पावर की यूनिट है। अब डेफिनेशन पूछ लिया, इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा, when 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोस थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, 2 टर्मिनल है, 2 पॉइंट, उसके अक्रॉस आपने कोई सा भी लगाया लोड, आपको क्या बोला गया कि अब बताओ 1 वॉट क्या है। तो अगर 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसके अक्रॉस 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, और उस टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है, तब जो पावर कंज्यूम हो रही है उस केस में, उस अप्लायंस के द्वारा जो पावर कंज्यूम हो रही है, उसी को बोलते हैं 1 वॉट। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। ठीक है, और ये वॉट क्या है, बेसिकली बहुत छोटी यूनिट है। तो आपने देखा होगा, अगर बात करें कमर्शियल पर्पस में, उस केस में जो हमारी यूनिट निकल के आती है, उसको हम लोग वॉट में ना कैलकुलेट करके हम लोग किलो वॉट में करते हैं। आपको पता होगा 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट। देखो आप देखोगे बहुत बार जब भी हम बिजली का बिल पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो आप देखोगे वहां पे जो पावर आती है, कितना पावर कंज्यूम करा गया है टोटल अप्लायंस के द्वारा, तो आप देखोगे पावर की कितनी यूनिट आती है, किलो वॉट। आपने कभी नहीं देखा होगा पावर आपकी वॉट में आती है, आज ही जाके चेक करो, मम्मी से मांगो और जाके चेक करो बिल को, ठीक है ना। आप देखोगे किलो वॉट में आपकी आ रही होती है पावर की यूनिट, तो बिकॉज वॉट बहुत छोटा है, दूसरे किलो वॉट में कैलकुलेट करते हैं। 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट। देख लिए, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल ना, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो क्या लिखा गया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पहले बताया क्या होता है, पावर का और टाइम का प्रोडक्ट निकाल लो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। इस तरीके से अगर बात करें तो मैं ये भी बोल सकता हूं ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा यहां से, वॉट आवर, पावर की एनर्जी वॉट और टाइम का हो गया आवर, तो एनर्जी का यूनिट क्या निकल गया यहां से, वॉट आर। तो यहां से डेफिनेशन पूछ लिया, बता व्हाट इज 1 वॉट आर, व्हाट इज 1 वॉट आर। देख रहे हो, कुछ भी पूछ लेता है, ठीक है, तो पहले से प्रिपेयर्ड रहो। तो यहां पे 1 वॉट आर क्या होता है, the amount of energy consumed when 1 watt of power is used। जब 1 watt पावर यूज हो रहा है 1 घंटे के लिए, 1 घंटे तक आपका 1 watt पावर यूज हो रहा है, तो उस केस में जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसको बोलेंगे 1 watt आवर। बहुत सिंपल है ना। तो कम जिस तरीके से हम लोग बिजली का बिल पे करते वक्त जब देखोगे यूनिट जो आती है पावर की, वो आती है
किलोवाट में। इन द सेम वे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट आ रही होती है कमर्शियल पर्पस में, कितनी आ रही होती है आपकी, किलोवाट आवर में, ठीक है, किलोवाट आवर। चलिए इसे समझते हैं अच्छे से। और ये इसको भी देख लो अच्छे से, 1 किलोवाट आवर क्या होता है, इसको मैं बोल देखो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, और एक आवर में, एक घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, तो 1000 वाट इंटू 3600 सेकंड कितने हो जाएंगे, 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकंड, ठीक है, वाट सेकंड। अब देखो इसको मैं जूल भी लिख सकता हूं ना, कैसे जूल लिख सकता हूं, ये तो वर्क ही है ना, प्रोडक्ट पावर का, पावर की आपकी क्या हो गई, यूनिट हो गई वाट, और टाइम की सेकंड, और इसी को क्या बोलते हैं, दोनों के प्रोडक्ट को बोलते हैं वर्क, और वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। तो अल्टीमेटली कितनी आ गई, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। खत्म, सिंपल था इतना। और देखो यहाँ पर क्या है, बात करा गया है, देखो हम लोग को माने बहुत बार एक होता है मिसकंसेप्शन, वो क्या लोग समझते हैं ना कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, क्यों पे कर रहे हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन्स का कंजम्पशन, बेसिकली हमको लग रहा है इलेक्ट्रॉन जितना कंज्यूम करा हमने उसका बिल पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। We don't pay the bill for the electrons that we are consuming. We pay the bill for the energy that the powerhouse is supplying to rotate the electrons. इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन कराने के लिए जो एनर्जी सप्लाई कर रही है पावर हाउस वाले, उसकी हम बिल पे कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका कंसेप्शन बिल्कुल निकाल लो दिमाग से कि हम जो बिल पे कर रहे हैं वो ना कि इलेक्ट्रॉन कंजम्पशन का, बल्कि इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी सप्लाई करा जा रहा है पावर हाउस के द्वारा उसकी बिल पे कर रहे हैं, ठीक है। खत्म हो गया, और कुछ तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो वी पे फॉर द एनर्जी दैट वी यूज, नॉट फॉर द इलेक्ट्रॉन्स दैट वी यूज। इलेक्ट्रॉन्स को चलाने में जो एनर्जी लग रहा है उसकी बिल पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, खत्म, बस। तो यहां पर हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर होता है खत्म। तो 3 पार्ट हमने रिकॉर्ड करे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों पार्ट को अच्छे से देखो, सब कुछ कवर करा डेप्थ में। अब क्या बच गया बोलोगे, अब बोलोगे न्यूमेरिकल्स वगैरह बच गए यहां से करने के, तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स वगैरह बच गए। अब क्या करेंगे, अगला वीडियो जो लेकर आएंगे ना हम, उसमें देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस निकाल के लाएंगे, जो प्रीवियस लाइक 4-5 सालों में निकल के आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे विद सॉल्यूशन, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अलोंग विद दैट एमसीक्यू सीरीज भी लेके आएंगे, क्योंकि बहुत से हमारे स्टूडेंट्स जो है ना टेलीग्राम में उनकी डिमांड रहती है सर एमसीक्यू सीरीज लेके आओ, तो क्या करेंगे, एमसीक्यू सीरीज भी लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेके आएंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी होता है खत्म उसके बाद लेके आएंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमें रुकना नहीं है, यहाँ पे बहुत लंबा जाना है, अभी हमारा और आपका साथ बहुत लंबा होगा, तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियोस देखते रहिए। और हाँ, अगर पसंद आए तो कमेंट करो, जो भी डाउट आए पूछो, ठीक है ना, शर्माओ मत, जो भी डाउट आए पूछा करो। टेलीग्राम का मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आओ हमारे साथ इंटरेक्ट करो, और इसी तरीके से प्यार देते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।